हेलो दोस्तों। आज से हम नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के बारे में और जो भी संभावित प्रश्न हैं उनके बारे में। पेपर 1 पार्ट है प्राचीन भारत के इतिहास से हम शुरू करते हैं। टॉपिक वाइज एनालिसिस 7 और 10 मार्क्स की बात हम पहले करेंगे, उसके बाद हम 2 मार्क्स की बात करेंगे। पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी की सभ्यता है। प्रतिवर्ष इससे कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ये यहाँ पर मैंने इसीलिए ये एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, ताकि आप जब भी रिवीजन करें या फिर आप जब भी एग्ज़ाम में जाएं तो इन फोकस, ये जो टॉपिक है इन पे फोकस करके जाएं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर टिप्पणी कीजिए। ये 2017 में आया था और ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो सकता है 2024 में। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इस कथन के संबंध में आपका क्या मत है? ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता ही है और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, वापस भी आ सकता है। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। देखिए आर्थिक स्थिति यहाँ पर आई है। इसके बाद आप नेक्स्ट अगर 5वें क्वेश्चन में जाके देखो तो सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर टिप्पणी कीजिए। तो ये दोनों आर्थिक और धार्मिक आ चुकी है, तो आगे दूसरी स्थितियाँ भी पूछी जा सकती है। तो मैं संभावित प्रश्न में उनको मैंने ले लिया है। वृहत स्नानागार पर टिप्पणी कीजिए। ये 2 मार्क्स 3 नंबर में आया था पहले क्वेश्चन, और उसके बाद फिर ये 5 नंबर में आया उस समय पे 2021 में। तो ये आ चुका था पहले भी और इसीलिए ये वापस से रिपीट भी हुआ। जल प्रबंधन एवं स्वच्छता के संदर्भ में हड़प्पा नगर योजना का वर्णन कीजिए। देखिए ये सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये हो गया, या फिर ये जल प्रबंधन और स्वच्छता के संदर्भ में हड़प्पा नगर योजना। बात एक ही है, दोनों में कंटेंट लगभग एक जैसा ही लिखना है। तो रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? 2019 में, 20 में, दोनों में रिपीट हुआ ये। संभावित प्रश्न की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति थी वो धार्मिक तो आ चुकी है, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक जीवन, ये पूछे जा सकते हैं। दूसरे बात, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में प्रश्न आ सकता है। ये सीधा सट ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है कि किसी पर्टिकुलर नगर के बारे में पूछ ले। 7 नंबर में तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है, ये 7 नंबर में आ सकते हैं। लेकिन जो बाकी प्रश्न है वो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, जो बाकी नगर है उनके बारे में। और हर साल, मतलब हर एक साल छोड़ के या फिर हर साल 2 नंबर में कोई ना कोई नगर पूछा जाता है। इसके अलावा हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्रपाषाण संस्कृति की तुलना। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चातवर्ती जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? जो वर्तमान नगरीय जीवन है हमारा, ऐसा बोलते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो नगरीय जीवन था वर्तमान में हमारे नगरीय जीवन से भी श्रेष्ठ था। तो क्या क्या हमने सीखे उससे? जो हमारी नालियों का जो संरचना है वो भी आज उसी प्रकार की, उस समय भी उसी प्रकार की थी जो आज है। नेक्स्ट हम वैदिक जीवन की बात करते हैं। तो वैदिक जीवन में ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक 2 कालक्रम आते हैं। उत्तर वैदिक कालीन समय की सामाजिक स्थिति के बारे में प्रश्न आया था 2017 में। इसके बाद भारतीय संस्कृति में 3 ऋणों के बारे में बताइए, ये 2021 में आया था प्रश्न। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन के बारे में बताइए। देखिए जैसे जो वैदिक कालीन सामाजिक संगठन के बारे में प्रश्न आया था, यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन के बारे में प्रश्न आया है। अब दोनों की बात अगर करें तो संभावित प्रश्न में यहाँ पर देखो आप, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, इन तीनों की स्थिति के बारे में प्रश्न आ सकता है। क्योंकि सामाजिक आ चुका है तो सामाजिक भी रिपीट हो सकता है। वहीं ऋग्वैदिक की बात अगर करें तो ऋग्वैदिक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संगठन एवं जीवन के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं भागवत धर्म में चतुर्व्यूह की अवधारणा। देखो जैसे 3 ऋण हो गया, चतुर्व्यूह हो गया, ये जो प्रश्न है पंचजन्य हो गया, ये ऋग्वैदिक पंचजन्य, ऋग्वैदिक पंचवृष्णि, ये जो प्रश्न हैं ये बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। संस्कार हो गया। तो ये जो है टॉपिक ये आपको बहुत अच्छे से करना है। आरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ, सब के बारे में प्रश्न आ सकता है, तो ये आपको अच्छे से डिटेल में करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैदिक साहित्य पर टिप्पणी कीजिए। इसमें आपको सब आ जाएगा, ये जो मैंने अभी बता रहा था मैं, ये सभी वैदिक साहित्य में हम देखेंगे। सिंधु और वैदिक सभ्यता में संबंध किस प्रकार का था, है ना। नेक्स्ट जैन और बौद्ध धर्म, थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक वैदिक जीवन, थर्ड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो जैन एवं बौद्ध धर्म है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि, यानी कुल मिला के वो बौद्ध धर्म के उदय के कारण ही पूछ रहा है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए। राजनीतिक दशा ही सामाजिक और आर्थिक दशा भी पूछी जा सकती है। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत पूछे हैं, बौद्ध धर्म के सिद्धांत पूछे जा सकते हैं। ये जैन धर्म का सिद्धांत 3 नंबर में पहले भी पूछा जा चुका था, लेकिन फिर बाद में 2016 में ये 5 नंबर में आया। 2016 में तो उस समय तो 5 नंबर का सिस्टम नहीं था, उस समय शायद 6 नंबर का सिस्टम था।
बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क का मूल्यांकन कीजिए। ये प्रश्न वापस से रिपीट हो सकता है 7 नंबर में। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण बताइए। क्या कारण है कि जो बौद्ध धर्म है वो एक तो लोकप्रिय उस समय पर हुआ, और एक ये भी पूछा जा सकता है कि जो जैन और बौद्ध धर्म है, जैन धर्म तो काफ़ी ज़्यादा प्रगति की है भारत में, लेकिन बौद्ध धर्म जो है भारत में उसका जो है उसकी कमी हो गई, ठीक है, उसका अवसान हो गया। तो विदेशों में तो बड़ा बौद्ध धर्म, लेकिन भारत में जो है इसकी लोकप्रियता घटी बाद में। तो लोकप्रियता घटने या पतन के क्या कारण थे बौद्ध धर्म के, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको पता ही होगा तंत्र मंत्र मूर्ति पूजा, जिन सिद्धांतों के आरंभ में ये बौद्ध धर्म विपरीत था, वो सिद्धांत बाद में इसमें आने लगे। इसमें जो है उपभोक्तावाद आने लगा, मूर्ति पूजा ये सब आने लगे, तंत्र मंत्र। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बौद्ध धर्म के प्रति जो आस्था थी लोगों के मन में वो कम होने लगी, और इसलिए धीरे धीरे पतन होने लगा। संभावित प्रश्न की अगर हम बात करें तो जैन और बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण रहे हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत की अगर हम बात करें, जैन और बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को क्या देन थी, जैन और बौद्ध धर्म की तुलना, इसमें समानता और असमानता, ये यूपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन। इसके बाद दोनों धर्मों की दार्शनिक शिक्षाएं क्या रही है, इसमें सब आ जाएगा। जैसे जैन धर्म का जो अनेकांतवाद है और जो शादवाद है वो हो गया, बौद्ध धर्म का क्षणिकवाद, ये सब पूछे जा सकते हैं। नागार्जुन का शून्यवाद, ये सब पूछे जा सकते हैं। तत्कालीन समय की जो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सांस्कृतिक दशाएं ये भी पूछी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि राजनीतिक दशाएं आ चुकी है। नेक्स्ट मौर्यकाल, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मौर्यकाल में अशोक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक के बाद जो प्रमुख पद और प्रमुख जो विभाग है वो इंपॉर्टेंट है। बार बार 2 नंबर या फिर 5, 7 या 10 में आपको देखने को मिलेगा प्रश्न इससे। मेगास्थनीज द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र की नगर प्रशासनिक व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। रिपीट हो सकता है वापस से। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या तरीका अपनाए, ये प्रश्न हो गया। या फिर अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए, ये हो गया। ये प्रश्न अशोक और जो बौद्ध धर्म का संबंध रहा है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अशोक में जो कलात्मक उपलब्धियां हुई, कलात्मक प्रगति हुई, वो कलात्मक प्रगति जो मौर्य काल में हुई उसके बारे में प्रश्न 7 या 10 में पूछा जा सकता है। अशोक के गुहा लेख पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ये प्रश्न अभी आया 2022 में। 2019 जो स्पेशल मेंस हुई थी बाद में, उसमें मौर्य शासक अशोक के उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भाषा से आपको डरना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुल मिला के वो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में ही पूछ रहा है ना, बता दीजिए। नेक्स्ट संभावित प्रश्न की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्यकालीन जो अधिकारी है और विभाग है उन पर टिप्पणी, मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत पर टिप्पणी कीजिए। अर्थशास्त्र के बारे में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसके बारे में 7 मार्क्स में प्रश्न आ सकता है। अशोक एक महान सम्राट के रूप में, इसमें आपको सब कुछ लिखना है, जैसे कलात्मक उपलब्धियां क्या रही अशोक की, सैनिक उपलब्धियां क्या रही, ये सब धार्मिक उपलब्धियां क्या रही, ये आपको लिखना है यहाँ पर, है ना। और ये 10 नंबर में प्रश्न आ सकता है। मौर्यकालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में प्रश्न आ सकता है। मौर्यकाल में कला के विकास पर टिप्पणी कीजिए। अब इसमें अशोक के जो अभिलेख है वो, इस शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, इन सब के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, ये भी 10 नंबर में आ सकता है। फिर 4th जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 4th नहीं 5th, वो है गुप्तकाल। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य पर निबंध लिखिए, ये प्रश्न 2020 में आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। गुप्तकाल में कला और स्थापत्य के विकास का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न हो गया। या फिर ये 5वां देखिए आप, सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर गुप्तकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहना कहाँ तक उचित है। ये और ये प्रश्न लगभग सेम है, ठीक है। तो ये प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना, बार बार रिपीट होता है। गुप्तकाल में विज्ञान और तकनीक के विकास का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न भी आ सकता है। नालंदा विहार पर लेख लिखिए। गुप्त शासन के अंतर्गत मध्य भारत के राजनीतिक इतिहास का वर्णन कीजिए, ये 2019 स्पेशल मेंस में आया था। कौन से प्रश्न आ सकते हैं। गुप्तकालीन इतिहास के स्रोत, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में टिप्पणी कीजिए। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण, गुप्तकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक सांस्कृतिक व्यवस्था स्थिति के बारे में बताइए। गुप्तकाल में भाषाई और साहित्यिक प्रगति का मूल्यांकन कीजिए, ये प्रश्न आ सकते हैं। वर्धन वंश की बात करें तो इसमें जो हर्षवर्धन है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक विद्वान के रूप में हर्ष पर टिप्पणी कीजिए। हर्षवर्धन के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए, ये प्रश्न आ चुके हैं। संभावित प्रश्न की बात करें तो हर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। हर्ष की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी कहीं ना कहीं जो मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था थी उससे मिलती जुलती थी। हर्ष एक बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में,
हर्षकालीन समय के इतिहास पर हिंसांग के वर्णन पर टिप्पणी कीजिए, यह भी प्रश्न आ सकता है क्योंकि मेगास्थनीज के बारे में पूछा जा चुका है। चोल काल की बात करते हैं तो उत्तमेरु अभिलेख जो कि स्थानिक सुशासन से संबंधित था, उसमें वर्णित चोल ग्राम व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, ये रिपीट हो सकता है वापस से। संगम युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखिए, ये 2022 में आया था। चोलकालीन विभिन्न राजाओं के बारे में 2 मार्क्स की दृष्टि से पूछा जा सकता है, जैसे राजेंद्र प्रथम, जैसे राजराज प्रथम, इनके बारे में प्रश्न 2 नंबर में आ सकता है। चोलकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो, और चोलकालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी वो, इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। पल्लव की बात करें तो भारत में देवदासी प्रथा पर टिप्पणी कीजिए, ये प्रश्न आ चुका है और वापस रिपीट हो सकता है। उस समय मंदिरों में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। कांची के पल्लवों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। पल्लवकालीन कला पर प्रकाश डालिए, इसमें विभिन्न शैलियाँ जो नंदीवर्मन शैली, महेंद्रवर्मन शैली, ये सब शैलियों के बारे में यहाँ पर चर्चा आपको करनी है। दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य के विकास पर प्रकाश डालिए। संभावित प्रश्नों में जो पल्लवकालीन राजा है उनके बारे में 2 मार्क्स में प्रश्न आ सकते हैं, जैसे महेंद्रवर्मन है, इनके बारे में 2 मार्क्स में प्रश्न पूछा जा सकता है। मगध की बात करें तो मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। वैशालियों के लिच्छवी गणराज पर टिप्पणी कीजिए और राष्ट्रकूट वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, है ना। ये राष्ट्रकूट वाला तो एक्स्ट्रा है, ये मगध में इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको राष्ट्रकूट वंश पे टिप्पणी जो है अच्छे से याद होनी चाहिए। राष्ट्रकूट और ये जो चालुक्य हैं, सोलंकी है, ये इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इतना कि आप 7 मार्क्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब लिख सकें। अन्य विषय और PYQ जैसे बालाथल संस्कृति के बारे में प्रश्न 2020 में आया था। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से सांस्कृतिक संपर्क किस प्रकार के थे भारत के। गौतमपुत्र सतकर्णी कौन था और उनकी सैनिक सफलताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 3 नंबर में पहले पूछा जा चुका है, लेकिन अब 2023 में ये 11 नंबर में आया था। अन्य विषय संबंधी संभावित प्रश्न की अगर हम बात करें, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। द्वितीय नगरीकरण का कारण और परिणाम, सिकंदर का भारत पर प्रभाव, अवंती और मगध में संबंध, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। कलिंग के खारवेल पर टिप्पणी कीजिए। सातवाहन कालीन जो गौतमपुत्र सतकर्णी थे वो सातवाहन वंश के थे। सातवाहन कालीन प्रशासनिक और कलात्मक उपलब्धियों पर टिप्पणी कीजिए। रुद्रदामन की सांस्कृतिक और सैनिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियाँ, मूर्तिकला संबंधित गांधार, मथुरा और अमरावती कला की तुलना कीजिए। मौर्योत्तरकालीन आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में बताइए। पूर्व मध्यकालीन त्रिकोणीय संघर्ष जो राष्ट्रकूट, पाल और प्रत्याहार में हुआ था, उसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं 2 मार्क्स में आ चुके हैं। देखिए, संस्कार ये बाद में 2023 में 11 में आया, ये 2 में आया था, पहले 3 में आया था, अब 2 की बात करते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत आ चुके हैं। मेगास्थनीज के बारे में प्रश्न आ चुका है। अजंता की गुफाएं, ऋग्वेद, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, ये बृहद स्नानागार पर टिप्पणी कीजिए, वही प्रश्न है, लेकिन बस ये है कि वो 5 में आया था, ये 3 में आया। कालिदास, सारनाथ, पंच महाव्रत और अक्षणाव्रत, सीताध्यक्ष, ये मौर्यकालीन विभाग है। विशाखदत्त, अश्वघोष, कलिंग का युद्ध, कर्णवंश, गौतमपुत्र सतकर्णी, ये देखिए 2018 में आया था। मोखरी राजवंश, ऋग्वेदिक पंचजन्य, उसके बाद वसुबंधु, मौर्यकाल में जो तीर्थ थे वो, मिथाथल, ऋग्वेदिक पंचवृष्णि, दोवारिक, अभिधम पिटक। अब देखो अभिधम पिटक आ चुका है तो विनोद सुद पिटक भी आ सकता है। कोटदीजी, ये उसका नगर है। मिथाथल भी उसी का नगर है, हड़प्पा सभ्यता का। स्रोत सूत्र, ये मैंने बताया साहित्यिक वैदिक जो काल है उसमें साहित्यिक जो प्रगति हुई उसके बारे में। अमित्रघात, देवल, कौमुदी महोत्सव, ये गुप्तकालीन प्रश्न है। सूत्राध्यक्ष, ये मौर्यकालीन प्रश्न है। श्री हर्षसियक, ये परमार वंश के थे। सौदायिक और आसौदायिक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के राज्य संघों का उल्लेख मिलता है। उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु सरस्वती सभ्यता के 2 स्थलों के नाम लिखिए। अम्बस्ट, नेस्टिक और सद्दोदुआ। ये थोड़े बहुत ही ज़्यादा कठिन प्रश्न है, ये आपसे नहीं भी बने ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण। देखिए, जो प्रश्न किसी से भी नहीं बन रहे हैं उसका लोड आपको नहीं लेना है ना। जैसे अम्बस्ट, नेस्टिक, ये बहुत रेयरली 1 लाख में 1 आदमी बनाएगा। वैसे तो इतने मेंस पास नहीं होते, लेकिन मैं अगर प्री की बात करूँ, किसी को पता हो, ऐसा बहुत रेयर केस है। जो किसी को भी नहीं पता रहता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कंपटीशन का मुद्दा है ही नहीं। लेकिन जो सब कर रहे हैं उसको तो आपको बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे दूसरे अच्छा कर रहे हैं उसको। दूसरी बात ये कि ये PDF अगर आपको चाहिए तो मेंस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का, मेंटरशिप का, वहाँ से आपको मिल जाएगी PDF। और अगर आपको और कोई ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। प्रीलिम्स में भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस की सीरीज़ चलाऊँगा और वहाँ भी हम डिस्कशन चालू रखेंगे।